और खबरों की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। अलकायदा लीडर एमन अज़्ज़वारी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अज़्ज़वारी की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा, इंसाफ हो गया है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि आज सुबह ये खबर आई कि अलकायदा लीडर एमन अज़्ज़वारी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एमन अज़्ज़वारी की हलाकत की तस्दीक की और कहा कि इंसाफ हो गया है। और इस पर लगातार मुख्तलिफ हलकों से अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि 2011 में अज़्ज़वारी ने अलकायदा का कंट्रोल संभाला था। उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा का कंट्रोल संभाला था। अमेरिका इसे अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ करार दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी को लेकर तमाम मुमालिक ने जिस तरह से आवाज़ उठाई, तो आज जो एमन अज़्ज़वारी की हलाकत है, इसको एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। काबुल में ड्रोन हमले में एमन अज़्ज़वारी को निशाना बनाया गया और खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस बात की तस्दीक की, मीडिया से खिताब किया। आइए नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं इसी सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू की ये खास रिपोर्ट। Justice has been delivered. अलकायदा लीडर एमन अज़्ज़वारी अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अज़्ज़वारी की हलाकत की तस्दीक की। काबुल में ड्रोन हमले में निशाना बनाया। अज़्ज़वारी पर $25 मिलियन का अमरीका ने रखा था इनाम। अज़्ज़वारी ने ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इतवार के रोज ये कार्रवाई की गई। बाइडेन ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। एमन अज़्ज़वारी ने अलकायदा के बानी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की कमान संभाली थी। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के 11 महीनों के बाद अमरीका को बड़ी कामयाबी मिली है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. एमन अज़्ज़वारी को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब 9/11 हमलों की बरसी अगले महीने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमन अज़्ज़वारी की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने $25 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. अलकायदा के बानी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने एबटाबाद में मई 2011 में एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया था और इसके बाद अज़्ज़वारी ने अलकायदा की कमान संभाली थी। अमेरिका ने 9/11 हमलों के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
और नाज़रीन सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है एमन अज़वारी की हलाकत को, आपसे इस सिलसिले में तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि 9/11 हमले के करीब 21 साल बाद ये कामयाबी अमेरिका को मिली है, जहां पर उन्होंने अलकायदा के नंबर 2, हालांकि ओसामा बिन लादेन के बाद ये नंबर 1 हो चुके थे अल-ज़वाहिरी, इनको एक ड्रोन हमले में इनको मार गिराया गया है। काबुल में ये ऑपरेशन किया गया। रविवार सुबह 6:18 पर ये जो मिसाइल है वो दागी गई है, हेलफायर मिसाइल दागी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले ये कंफर्म कर लिया गया था कि इस साल की शुरुआत में ही अल-ज़वाहिरी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काबुल के सेफ हाउस में शिफ्ट हुआ था। और ये अपने आप में सवाल खड़े करता है तालिबान सरकार को लेकर भी, जो वहां पर इस वक्त रूल कर रही है अफगानिस्तान में, कि 1 साल होने को है तालिबान के कब्जे को। ऐसे में अल-ज़वाहिरी को किस तरह की पनाह वहां दी जा रही थी, इस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इससे पहले अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि ये एक बड़ी कामयाबी है अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ मिल चुका है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट को, अमेरिकन लोगों को लिए थ्रेट होगा, अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अमेरिका के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से अल-ज़वाहिरी वहां ठहरा था काबुल में, तो ऐसे में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था तालिबान के साथ अमेरिका का, अब अमेरिका उसका उल्लंघन बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान लगातार कह रहा है कि वो अपने यहाँ पर किसी आतंकी को पनाह नहीं देगा। तो ऐसे में अल-ज़वाहिरी को अगर पनाह मिलती है तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जिस तरह का ये हमला था, इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। ये देखा गया था, एक जो उनका नेटवर्क सपोर्ट कर रहा था अल-ज़वाहिरी को, उसके बारे में जानकारी अमेरिका को बहुत पहले से थी, और ट्रैक किया जा रहा था अल-ज़वाहिरी को काफी समय से, उसके लाइफ पैटर्न को, उसकी फैमिली को। और ये माना जा रहा था कि वो कई सारा वक्त वो अपनी बालकनी में बिताता है। तो वही वक्त तय किया गया कि जिस समय वो बालकनी में होगा तभी उस पर हमला किया जाएगा। तो ये हमला फाइनली, इसकी ऑथराइजेशन शनिवार को प्रेसिडेंट बाइडेन ने दे दी थी। इसके बाद ये हमला रविवार सुबह 6:18 पे हुआ, जिसमें अल-ज़वाहिरी मारा गया। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। अब हम एक एक्सपर्ट प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब से भी हम बात करेंगे। मुहिबुल हक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ इसको माना जा रहा है, ख़ास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, पहली बात ये कि ज़वाहिरी के इस हमले में हलाक होने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि वॉर और टेरर जो है अमेरिका ने जो 2001 में सितंबर 11 अटैक के बाद शुरू किया था, वो आज तक जारी है। जहां तक अल-कायदा का ताल्लुक है, अमेरिका ने अल-कायदा को काफी हद तक फाइनेंशियली, और अगर आप देखें तो उनके जो सपोर्टर्स थे या उनके जो मर्सिनरीज थे, उनको बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद अल-कायदा को काफी कमजोर कर दिया था। अब ये अल-कायदा की बाकियात बची हुई थी, जिन्हें अमेरिका ट्रेस कर रहा है और उन्हें खत्म कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए, जहां तक दहशतगर्दी की जो लड़ाई है अमेरिका की, उसमें अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ ही साथ वो इस बात का ऐलान भी है कि जो बाइडेन भी बाकी तमाम जो अपने प्रेडेसेसर्स हैं उनकी तरह टॉलरेंस का कोई मुजाहरा नहीं करेंगे जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है। जी, और मुहिबुल हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक सख्त पैगाम भी पूरी दुनिया में गया है कि दहशतगर्दी को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जहां ये कहा जाता है कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। देखिए, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाता है। यही वजह है कि आप देखिए, हिंदुस्तान ने जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में प्रपोजल दिया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। यानी अभी तक एडहॉक अप्रोच यूनाइटेड नेशंस का रहा है, जो 13-14 ट्रीटीज हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो सब एडहॉक अप्रोच हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव हमाजहत कोई दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रीटी मौजूद नहीं है। जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो टेररिज्म के सिलसिले में ये कहा जाता है कि वन मैंस टेररिस्ट इज अनदर मैंस हीरो। जी। तो ये जो डायलेमा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे रिजॉल्व करना होगा कि टेररिज्म को क्लियर कट टर्म में डिफाइन करके और टेररिज्म को पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक क्राइम डिक्लेयर करना होगा। यानी एक तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट करना, एक तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करना, दूसरी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम करना, ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है, इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसमें ममालिक को जो सीरियसली इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये इसे खत्म करना चाहते हैं, उनको परेशानी होती है। हम जानते हैं कि अमेरिका ने भी मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दाना एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है या तंजीमों को सपोर्ट किया है, जिसके नतीजे में वो उसे अलग बात है कि वो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल कह रहे हो या जो भी कह रहे हो, लेकिन ये नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल और टेररिज्म के बीच की जो लाइन है, इसके सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिजॉल्व लेना होगा। मुहिबुल हक साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने कीमती वक्त दिया और इस बेहद अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तो नाज़रीन, इस अहम खबर पर लगातार जो भी रिएक्शंस रहेंगे उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। दिन भर आज इस खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक। एक और अहम खबर, राज्यसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर बहस होना है। वज़ीर मालियात ऐवान में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक महंगाई के मुद्दे पर बहस मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन पार्टियां अग्निपथ स्कीम पर भी बहस का मुतालबा करने का इरादा रखती हैं। इससे पहले लोकसभा में कल महंगाई पर बहस हुई थी, जिस पर अपोजिशन पार्टियों की तशवीशात का वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया था और कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में महंगाई बेलगाम नहीं है। निर्मला सीतारमन ने मजीद कहा कि मुल्क को कसाद बाज़ारी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मईशत की बुनियाद मजबूत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली से हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से राज्यसभा की कार्रवाई होना है, क्या कुछ अहम रहने वाला है आज भी? देखिए, जहाँ तक आज के राज्यसभा कार्रवाई की अगर बात करें तो आज महंगाई को लेकर चर्चा लिस्ट की गई है। करीब 2 बजे महंगाई पर चर्चा हो सकती है। कल लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हुई थी, जिसका जब जवाब दिया था निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जब जवाब दे रहे थे, उस दौरान विपक्ष की तरफ से बॉयकॉट किया गया था। विपक्ष उनके जवाब को लेकर बहुत ज्यादा आसान्वित नहीं था, इसी वजह से विपक्ष ने बॉयकॉट किया था। आज राज्यसभा में लिस्टेड है क्योंकि बहुत दिनों से मांग की जाती है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस मसले के ऊपर चर्चा की जाए, इस मसले पर चर्चा की मांग की जा रही थी। और पिछले 2 सप्ताह आपने देखा होगा कि जिस तरह सांसदों का निलंबन हुआ था, एक बड़ा मसला था। कल लोकसभा में सांसदों का निलंबन वापस किया गया था और उसके बाद उस पर चर्चा कराई गई। राज्यसभा की बात किया तो राज्यसभा में कई बड़े मसले हैं जिन मसलों को विपक्ष की तरफ से उठाया जाता, उसमें से भी एक मसला महंगाई को लेकर था कि महंगाई पर चर्चा कराई जाए और आज महंगाई पे राज्यसभा के अंदर चर्चा होगी। जी, तो आज भी हंगामा आरआई के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बीजेपी ने आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग 9:30 बजे तलब की है। बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक्कदा इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में 6 अगस्त को होने वाले नायब सदर के इंतखाब के हवाले से बातचीत हो सकती है। मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से नायब सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन ने मार्गरेट अलवा को मैदान में उतारा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी विनीत झा। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग है, कितना अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर जो आने वाले इलेक्शन है नायब सदर के? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है वो संसद भवन परिसर में चल रही है। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, 9:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परंपरा के तौर पर जब भी संसद का सत्र चलता है तो लगभग मंगलवार को दिन यह बैठक होती है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो होती है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक हो जाता है क्योंकि अब से थोड़ी ही दिन बाद 6 तारीख को जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही साथ काफी महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है
कि आखिरकार सदन में बीजेपी की क्या रणनीति हो, इसको लेकर के बीजेपी जो है वो मंथन करेगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से तिरंगा को लेकर के हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी चला रही है, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के डीपी को जो है वो बदल दिया, तो निश्चित तौर पर हर घर तिरंगा को कार्यक्रम को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात रख सकते हैं, अपने सभी सांसदों को अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि संसद में, क्योंकि हमने देखा कि जब से मानसून का सत्र शुरू हुआ है संसद में जो है हंगामा ही हो रहा है, तो आखिरकार संसद में पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर अन्य जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जो है वो अपने सांसदों को निर्देश दे सकते हैं, गुरु मंत्र दे सकते हैं। विनीत, कितने बजे होना है ये मीटिंग, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? आज ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9:30 बजे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में यह बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद जो हैं वो मौजूद रहेंगे, लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को जो है वो संबोधित करेंगे, और अब हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर कि आखिरकार पार्टी की क्या रणनीति होगी संसद में, उस पर जो है वो अपने में बात रख सकते हैं। अहम रहने वाली है ये मीटिंग, और खास तौर पर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर क्या कुछ और तैयारियां जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ानी है, उस पर भी इस अहम मीटिंग में बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एमपी वक्फ बोर्ड इंतखाबात मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट में उज्जैन के अरशद सिद्दीकी के जरिए वक्फ बोर्ड इंतखाब और बोर्ड अराकीन की तादाद को चैलेंज किया गया है। बोर्ड के जरिए 7 रुकनी बोर्ड की तश्कील को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि अर्जीगुजार ने वक्फ एक्ट 1995 का हवाला देते हुए अदालत से 13 रुकनी बोर्ड बनाने का जवाब पेश किया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इंतखाब 4 साल बाद हाईकोर्ट के अहकाम से ही 30 जुलाई को होना तय किया गया था, लेकिन मामला फिर अदालत में जाने के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया। मुकदमे की समाअत के लिए 17 नंबर पर लिस्ट में शामिल किया गया है। आज होने वाली समाअत पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, आज बेहद अहम है जबलपुर हाईकोर्ट में जो ये सुनवाई होने वाली है, तफसीलात क्या है? है ना, यकीनन बहुत अहम मामला है, क्योंकि 4 साल बाद हाईकोर्ट के अहकाम से ही जो है इंतखाबात का ऐलान किया गया था, लेकिन बोर्ड के जरिए जो 7 रुकनी बोर्ड तश्कील देने का मामला है, क्योंकि 7 रुकनी बोर्ड जो है उन इलाकों में बनाया जाता है, जैसे अंडमान की हम बात कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी स्टेट है जहाँ पर 15,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी, वहाँ पर 7 रुकनी बोर्ड जो है कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि 1954 से वक्फ एक्ट से बात करें और फिर मध्य प्रदेश में 12 मई 1961 को जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, तो वहां पर देखें तो अब तक 13 रुकनी बोर्ड ही बनता रहा है। लेकिन इस बार जो है 7 रुकनी बोर्ड के पीछे की वजह यह है क्योंकि हुकूमत को लगता है कि अगर हम 13 रुकनी बोर्ड बनाएंगे तो इसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, बल्कि कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा, इसलिए चालाकी करते हुए 7 रुकनी बोर्ड को जो है फैसला किया गया था। लेकिन मामला फिर अदालत में जाने के बाद इसको मुलतवी कर दिया गया। अब आज के फैसले पर सभी की निगाहें मरकूज है कि बोर्ड को फैसले क्या अदालत 13 रुकनी बोर्ड को मान्यता देती है, तो लगातार इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी से खबर है, जहां हरदोई के कासिमपुरा थाना इलाके में सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कासिमपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदिला मौके पर पहुंचे। महलवकीन के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। संडीला गौरगंज मार्ग पे एक 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन टक्कर मारी, जिससे 3 व्यक्तियों की मौके पर ही डेथ हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि वो क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले हैं और आपस में पारिवारिक जन भी हैं, उनका कुछ पहले से विवाद चल रहा था, तो उनका आरोप है कि जानबूझ के टक्कर ऐसी मारी गई है। परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तीनों शवों को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना के ताल्लुक से इस वक्त का अपडेट आपको दे दें। कोरोना के नए मामलों में कदरे कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं, यानी सेहतयाब हुए। 34 अमवात की खबर है और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,40,000 से कम है। अहम खबर कोरोना के मामलों के ताल्लुक से, जिसमें कदरे कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 13,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। 34 अमवात देखी गई हैं। कोरोना के एक्टिव मामले 1,40,000 से कम हैं। कोरोना के ताल्लुक से अहम खबर, नए मामलों में कमी देखी जा रही है। सत्रह 17,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें 34 अमवात हैं। इसी तरह से एक्टिव मामलों में भी कमी देखी गई है, 1,40,000 से कम है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको एक अहम खबर दे दें, बच्चों में वायरल फीवर इंसेफ्लाइटिस का खतरा बढ़ रहा है। हेलियट हॉस्पिटल में कई बीमार बच्चों को दाखिल किया गया है और जिन बच्चों की हालत नाजुक है, तशवीशनाक है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और इनकी तादाद 20 बताई जा रही है। आपको बताएं कि बच्चों को बुखार से उनके दिमाग में सूजन आ रही है। तो कानपुर से ये अहम खबर। नाज़रीन, आपको बताएं कि हर साल इस मौसम में इस तरह की जो इंसेफ्लाइटिस है उसका खतरा बढ़ जाता है। हेलियट अस्पताल, जो कानपुर का मशहूर अस्पताल है, वहाँ कई बीमार बच्चों को एडमिट करवाया गया है, जिसमें से 20 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बुखार से यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों के दिमाग में सूजन आ रही है। हालांकि फौरी तौर पर महकमा सेहत जो है वो इस जानिब तवज्जो दे रहा है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा